जरूर, आपकी कहानी यहाँ है। अगर आप फ्यूचर में आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। गांव के दक्षिणी सिरे पर, जहां पगडंडी घने बरगद के पेड़ों के बीच होकर जाती है, वहीं छाया का कच्चा सा मकान था। वो हवेली के बिल्कुल पास, लगभग उसी के अहाते में रहता था। ऐसा कोई समझदार गांव वाला सोच भी नहीं सकता था, लेकिन छाया वहां रहती थी, अकेली। छाया को गांव में बहुत कम लोगों ने देखा था। कहते हैं वो शाम ढलने के बाद ही अपने घर से निकलती थी, नंगे पांव, सफेद साड़ी में लिपटी, सिर पर घूंघट डाले। बच्चे उसकी परछाई तक देखकर रो पड़ते थे और बड़े भी उसका नाम लेने से कतराते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसे जिंदा देखकर साया डर जाए वो इंसान नहीं होता। लोगों का कहना था कि छाया इस गांव में पिछले 20 साल से रह रही है, लेकिन उसके पहले की कोई जानकारी किसी को नहीं थी। न उसका बचपन, न उसका परिवार। वो न किसी से मिलती, न किसी मेले या त्योहार में दिखाई देती। उसकी उपस्थिति एक सन्नाटे जैसी थी, जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन छुआ नहीं जा सकता। उसका घर टूटी हुई ईंटों से बना था, दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उस घर से उठती रात की गंध, धुएं, गीली मिट्टी और अगरबत्ती की मिलीजुली गंध, जो हवेली से निकलती रहस्यमयी हवा के साथ पूरे गांव में फैल जाती थी। कई बार कुछ साहसी लड़के उसके घर के पास गए, हंसी मजाक में या शर्त में, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरी बार वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ने कहा कि उन्होंने छाया को आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ाते सुना था, कोई पुराना मंत्र या फिर किसी बीते युग की प्रार्थना। एक लड़के ने यहां तक कहा कि छाया की परछाई उल्टी दिशा में जाती थी, जैसे कोई और उसमें बसा हो। कुछ लोगों का मानना था कि छाया और हवेली के बीच कोई गहरा रिश्ता है। जब हवेली में कोई हलचल होती थी, जैसे दरवाजे अपने आप खुलना, खिड़कियों से रोशनी चमकना या अचानक धुंध का छा जाना, तब छाया की आंखें लाल हो जाती थीं, जैसे वो उस रहस्य का हिस्सा हो। और सबसे डरावनी बात, छाया कभी बूढ़ी नहीं होती। जिसने उसे 20 साल पहले देखा था, वो आज भी कहता है उसी उम्र की है जैसे कल देखा था। गांव वालों के लिए वो अब किसी जीवित स्त्री से ज्यादा एक रहस्य बन चुकी थी, एक साया जो हवेली की तरह अचल, रहस्यमयी और शायद अमर था। गांव के दक्षिणी सिरे पर, जहां पगडंडी घने बरगद के पेड़ों के बीच होकर जाती है, वहीं छाया का कच्चा सा मकान था। वो हवेली के बिल्कुल पास, लगभग उसी के अहाते में रहता था। ऐसा कोई समझदार गांव वाला सोच भी नहीं सकता था, लेकिन छाया वहां रहती थी, अकेली। छाया को गांव में बहुत कम लोगों ने देखा था। कहते हैं वो शाम ढलने के बाद ही अपने घर से निकलती थी, नंगे पांव, सफेद साड़ी में लिपटी, सिर पर घूंघट डाले। बच्चे उसकी परछाई तक देखकर रो पड़ते थे और बड़े भी उसका नाम लेने से कतराते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसे जिंदा देखकर साया डर जाए वो इंसान नहीं होता। लोगों का कहना था कि छाया इस गांव में पिछले 20 साल से रह रही है, लेकिन उसके पहले की कोई जानकारी किसी को नहीं थी। न उसका बचपन, न उसका परिवार। वो न किसी से मिलती, न किसी मेले या त्योहार में दिखाई देती। उसकी उपस्थिति एक सन्नाटे जैसी थी, जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन छुआ नहीं जा सकता। उसका घर टूटी हुई ईंटों से बना था, दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उस घर से उठती रात की गंध, धुएं, गीली मिट्टी और अगरबत्ती की मिलीजुली गंध, जो हवेली से निकलती रहस्यमयी हवा के साथ पूरे गांव में फैल जाती थी। कई बार कुछ साहसी लड़के उसके घर के पास गए, हंसी मजाक में या शर्त में, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरी बार वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ने कहा कि उन्होंने छाया को आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ाते सुना था, कोई पुराना मंत्र या फिर किसी बीते युग की प्रार्थना। एक लड़के ने यहां तक कहा कि छाया की परछाई उल्टी दिशा में जाती थी, जैसे कोई और उसमें बसा हो। कुछ लोगों का मानना था कि छाया और हवेली के बीच कोई गहरा रिश्ता है। जब हवेली में कोई हलचल होती थी, जैसे दरवाजे अपने आप खुलना, खिड़कियों से रोशनी चमकना या अचानक धुंध का छा जाना, तब छाया की आंखें लाल हो जाती थीं, जैसे वो उस रहस्य का हिस्सा हो। और सबसे डरावनी बात, छाया कभी बूढ़ी नहीं होती। जिसने उसे 20 साल पहले देखा था, वो आज भी कहता है उसी उम्र की है जैसे कल देखा था। गांव वालों के लिए वो अब किसी जीवित स्त्री से ज्यादा एक रहस्य बन चुकी थी, एक साया जो हवेली की तरह अचल, रहस्यमयी और शायद अमर था। आरव सिंह, दिल्ली का एक पत्रकार जो सच्चाई को परतों में खोज निकालने में विश्वास रखता था, उस दिन गांव पहुंचा जब बरसात के बाद की मिट्टी अभी भी गीली थी और पेड़ पत्ते धुले धुले से लग रहे थे। हवा में एक सर्द सी नमी थी और सूरज जैसे दिन के उजाले से परहेज कर रहा हो। गांव वालों से बात करते हुए उसे जो सबसे ज्यादा सुनने को मिला, वो एक ही नाम था, छाया। मत जाना हवेली की तरफ बाबूजी, वहां छाया रहती है। वो अब इंसान नहीं। कई लोग गए, लौटे नहीं। जो लौटे वो जैसे अपने होश में नहीं है। आरव को इन बातों से डर नहीं लगा, बल्कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वो रात वहीं रुकेगा और अगली सुबह हवेली का दौरा करेगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उस रात जब गांव के लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर चुके थे और बाहर सिर्फ जुगनुओं की धीमी टिमटिमाहट थी, तब आरव को नींद नहीं आई। वो अपने कैमरे और टॉर्च के साथ बाहर निकला, हवेली की ओर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। रास्ता डरावना था। हवा से पेड़ सरसराते थे, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ फुसफुसा रहा हो।
कुछ दूर चलते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर उसकी सांस तेज हो चुकी थी। हवेली का मुख्य दरवाजा उसके सामने था, विशाल, काला और सदियों पुराना। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, एक धीमी चर्र की आवाज हुई, मानो हवेली उसके आने की सूचना दे रही हो। वो अंदर गया, कैमरे की लाइट ऑन की और हर कोने को टटोलना शुरू किया। तभी उसे पीछे से आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम लौट क्यों नहीं जाते? आरव एकदम चौंका। उसने टॉर्च घुमाई और तब उसने उसे पहली बार देखा। छाया। वो वहीं खड़ी थी, एक टूटे हुए झरोखे के नीचे, उजली साड़ी में। उसके चेहरे पर इतनी शांति थी कि डर भी कुछ पल के लिए थम गया। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और शून्य में टिकी हुई थीं। वो न तो मुस्कुरा रही थी, न ही नाराज थी, पर उसकी मौजूदगी किसी काली सर्द रात जैसी भारी थी। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं वही हूं जो रह गई थी, छाया ने जवाब दिया। उसकी आवाज जैसे कहीं गहराई से आई हो, जैसे जमीन के अंदर दबी किसी आत्मा की पुकार हो। तुम इंसान हो? कभी थी, शायद, अब सिर्फ छाया हूं। आरव आगे बढ़ा, कैमरा उसकी ओर किया। तुम्हारी कहानी जाननी है मुझे, दुनिया को बताना है। छाया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में गूंज थी, जैसे कोई पुराना गीत हवा में लौट आया हो। तुम मेरे पास आए हो तो मेरी कहानी भी ले जाओगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? जब ये कहानी लिखोगे तो मेरा अंत मत लिखना, मुझे अधूरी ही रहने देना। और तभी एक जोरदार हवा चली, इतना तेज कि आरव की टॉर्च बुझ गई, कैमरा जमीन पर गिरा और हवेली की दीवारों ने फिर से सन्नाटा पी लिया। जब वो फिर होश में आया तो सुबह हो चुकी थी, पर छाया वहां नहीं थी। केवल जमीन पर एक सफेद साड़ी का कोना पड़ा था और उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सिर्फ एक शब्द। अगली सुबह आरव की आंख खुली तो उसकी सांसें थमी हुई थीं। कमरे में हल्का सा धुआं था और खिड़की के बाहर कौवे बैठे थे, जैसे किसी अनकहे मृत्यु गीत का संकेत दे रहे हों। पर आरव अब डरने वालों में से नहीं था। जो उसने रात को देखा वो केवल एक सपना नहीं था, वो छाया थी, और उसकी मौजूदगी अब आरव के भीतर तक पैठ बना चुकी थी। उसने कैमरा उठाया। पिछली रात की रिकॉर्डिंग में कुछ खास नहीं था, सिर्फ झड़ती टॉर्च की रोशनी और आखिरी में वो एक शब्द, शुरुआत। लेकिन ये शुरुआत किसकी थी? कहानी की या अंत की? आरव गांव के सबसे पुराने व्यक्ति से मिलने गया, दादी अम्मा, जो 96 वर्ष की थीं और अब लगभग अंधी। लोग कहते थे कि दादी अम्मा ने हवेली की 3 पीढ़ियां देखी हैं और छाया को मरते हुए भी। आरव ने झुककर पूछा, दादी, छाया कौन थी? दादी की आंखें जैसे अतीत में चली गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, छाया वो फूल थी जिसे हवेली ने मसल दिया। ठाकुर रणवीर की इकलौती बेटी थी। पर हवेली वो घर नहीं था, वो एक पिंजरा था। ठाकुर की हवस, जमींदारी की सत्ता और काले टोनों का गढ़। आरव चौंका। काले टोने? हाँ बेटा, ठाकुर तंत्र विद्या में विश्वास करता था। उसने हवेली के मंदिर में एक गुप्त पूजा घर बनवाया था। उसमें बलि दी जाती थी, मुर्गे की नहीं, इंसानों की। और छाया, जब उसने विवाह से इनकार किया तो ठाकुर ने उसे जिंदा उस पूजा घर में बंद कर दिया। उसकी चीखें बावड़ी तक पहुंची थीं। आरव का दिल कांप गया। कहते हैं छाया ने मरने से पहले श्राप दिया था कि हवेली कभी शांति नहीं देखेगी और वो खुद अधूरी आत्मा बनकर यहीं भटकेगी। आरव ने तय किया उसे उस बावड़ी तक पहुंचना होगा और हवेली के गुप्त पूजा घर को खोजना होगा। उसने हवेली का नक्शा खंगाला और पाया कि पिछली दीवार से सटी एक कोठरी, जहां कभी किसी ने कदम नहीं रखा, वही पूजा घर हो सकती है। रात फिर उतरी। आरव कैमरा, टॉर्च और एक पुरानी ताबीज पहनकर हवेली पहुंचा। हवेली पहले से भी ज्यादा सन्नाटे में थी, जैसे दीवारें सांस रोककर उसका इंतजार कर रही हों। वो पीछे की दीवार तक गया, जहां एक पुराना दरवाजा मिट्टी में आधा दबा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसने उसे खोला और सीढ़ियां नीचे उतरने लगीं। नीचे अंधेरा था, ठंड थी और एक अजीब सी सीलन। दीवारों पर तंत्र मंत्र की आकृतियां थीं, उल्टे स्वस्तिक, लाल रंग के हाथ के निशान और टूटी हुई मूर्तियां। केंद्र में एक चौकी थी जिस पर किसी जमाने में बलि दी जाती रही होगी। और तभी उसे आवाज आई, तू क्यों आया है यहाँ? आरव ने घूमकर देखा और छाया सामने थी। अब की बार उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे आजाद करो, उसने कहा। कैसे? आरव ने कांपते हुए पूछा। जिस बावड़ी में मेरी आत्मा कैद है उसे खोल दो, उस पत्थर को हटा दो जो मेरे रास्ते में पड़ा है। मेरी हड्डियां वहीं हैं। आरव जैसे नशे में चलने लगा, हवेली से बाहर, बावड़ी की ओर। वो पत्थर आज भी वहीं था, भारी, काई से ढंका। जैसे ही उसने उसे हटाया, नीचे से एक कंकाल की चमकती हुई हड्डियां दिखीं और एक सफेद कंगन जिस पर छाया खुदा हुआ था। एक जोरदार आंधी चली, हवेली के अंदर से चीत्कार उठी, जैसे वर्षों से दबा कोई रहस्य चीखकर बाहर आ गया हो। छाया की आत्मा धीरे धीरे सामने आई। अब उसकी आंखों में शांति थी। तुमने मुझे मुक्ति दी, उसने कहा। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कैमरा चलाया और रिकॉर्ड किया वो पल जब एक आत्मा सदी भर बाद आजाद हुई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। छाया के जाने के बाद हवेली ने करवट ली। उसकी दीवारों से चीखें उठीं, मंदिर की मूर्तियां फट गईं और गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, क्योंकि छाया अब आजाद थी। पर हवेली,
वो अब खाली हो चुकी थी, एक और आत्मा को निगलने के लिए तैयार।